नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की अपनी नई संसद बन रही है और ये देश के लिए गौरव का विषय है कि देश की आजादी के 75वें साल में जब देश प्रवेश कर रहा है, ऐसे समय में हम जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं, हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब देश की सरकार ने यानी मोदी सरकार ने यह तय किया है कि हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। आपने पिछले दिनों देखा ही है कि जिस तरह से भारत ने खुद की वैक्सीन बनाई, खुद के हमने फाइटर प्लेन बनाए, खुद की हमने वंदे भारत ट्रेन बनाई। अब संसद भी, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई थी और अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, 1921 में बनाई गई थी जब हमारा देश गुलाम था, तो गुलामी की निशानियों को मिटाना हर उस देश में काम होता है जहां देश आजाद हो जाता है। लेकिन हमारे भारत में जो सरकारें देश की आजादी के बाद आई, शायद उनके जहन में 65 साल तक ये बात नहीं आई कि जिस संसद में बैठकर वो देश के लिए कानून बना रहे हैं, जिस संसद में बैठकर वो देश की तरक्की की बातें कर रहे हैं, आखिरकार वो किसके द्वारा बनाई गई है और उसकी विचारधारा किससे जुड़ी हुई है। आज मोदी सरकार के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ इस संसद को बनाया गया और जो वास्तु का उसमें ध्यान रखा गया है, जो भारत की संस्कृति को उससे जोड़ा गया है, उन सब निशानियों को देखकर विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है। और अब इस विपक्ष ने जहां एक तरफ इसका बहिष्कार करा है, कुछ राजनीतिक दल तो ये कहने लगे हैं कि नई संसद की तो जरूरत ही नहीं थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि पुरानी जो संसद थी उसी को बढ़ा लेते, उसी को रेनोवेट कर लेते, उसी का विस्तार कर लेते, नई संसद की जरूरत क्या है। तो नीतीश कुमार जी, आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो वर्तमान बिल्डिंग बनी हुई है संसद की, आपको क्या ये पता नहीं है कि वो अंग्रेजों ने बनाई थी, तो उसकी जो मियाद है वो 100 साल है। नंबर 2, इसलिए भी दूसरी संसद बनाना जरूरी है क्योंकि जिस जनसंख्या के आधार पर वो जो पुरानी संसद थी जिसमें सांसद बैठते थे, आप तो बैठे हैं, वो सांसदों के लिए थोड़ी है। जबकि 2026 में जनगणना दोबारा होनी है और उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि वर्तमान जो संख्या है सांसदों की राज्यसभा और लोकसभा की, उसमें बढ़ोतरी होकर के वो 1200-1300 तक पहुंचेगी। तो जब आज से लगभग डबल संख्या हो जाएगी तो आप कह रहे हैं उसकी बढ़ोतरी कर दें। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी, आपको दिक्कत क्या है? अगर हम गुलामी की निशानियों को मिटा रहे हैं, यदि हम अपनी खुद की स्वदेशी एक संसद बना रहे हैं, यदि हम ये ध्यान रख रहे हैं कि किस तरह से बाकी की दुनिया में जो संसद भवन होते हैं, जहां प्रधानमंत्री बैठते हो, जहां उपराष्ट्रपति बैठते हो, जहां बड़े बड़े मंत्री बैठते हो, और कभी भी विषम परिस्थिति में, मान लीजिए युद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति में कोई मिसाइल उसके ऊपर अगर गिर गई तो सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है और बाकी देशों में किया गया है। बाकी दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां जो हैं वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि किसी भी आपात स्थिति में हमारे देश के जो सांसद हैं उनकी रक्षा सुरक्षा कैसे हो, और ये ध्यान इस पुरानी संसद में नहीं हो सकता था। लेकिन नीतीश बाबू को तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों को केवल एक चीज दिखाई देती है, कुर्सी। और कुर्सी के लिए वो जो गाली दे रहे हैं जिसको, या जिससे गाली खा रहे हैं, वो उसके साथ भी हाथ मिला सकते हैं। अभी हमने देखा है कि जिस लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध में बोल बोल कर वो राजनीति में आए, गद्दी पर आए सीएम की, अब उसी के साथ हाथ मिलाया हुआ है। इसी तरह आप केजरीवाल को देख लीजिए, उनके सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, किस तरह से वो परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं, किस तरह से वो लालू प्रसाद को घेर रहे थे, आज उसी के साथ जाकर के आप खड़े हो रहे हैं। तो आपकी कोई विचारधारा नहीं है और आपकी एक विचारधारा है कि किस तरह से सत्ता प्राप्त की जा सके। और इस जो मानसिकता से आदमी जीता है वो गुलामी की दास्ता भी स्वीकार कर लेता है, और इसलिए गुलामी की मानसिकता से जीने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकता कि आजाद और आजाद भारत का क्या महत्व है, आजादी का मतलब क्या है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम आजादी से किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल दें, हम किसी के बारे में कुछ भी गाली दे दें और फिर उन्हीं से हाथ मिला लें। आजादी का मतलब है कि हम आत्मनिर्भर बने और जो पुराना स्वरूप हमारे देश का था, विश्व गुरु, वो हम दोबारा से प्राप्त करें। और इसकी कड़ी में जब वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं, तो ये पूरे देश के विपक्ष को आप देखिए। आरजेडी के एक नेता तो ये कह रहे थे मोदी जी ने संसद बना तो दी है, अब हमारी अगर सरकार आ गई
तो हम तो इसका उपयोग ही नहीं करेंगे। कोई पूछे इन आरजेडी के नेताओं से, लालू प्रसाद की विचारधारा के है ना, तो भैया क्या करोगे इस नई संसद का जो मोदी ने बनाई है 950 करोड़ रुपया खर्च करके? इसमें जो कुर्सियां लगी है वो पर्दे पे फिल्म चलाएंगे, संसद इसी काम लाओगे? क्या करोगे इसमें? बाजार खोल दोगे? ये मानसिकता देखिए कि मोदी की द्वारा बनाई गई है तो इसमें हम कुछ और काम कर देंगे। गुलामी की जंजीरों में ही जकड़े रहना है, उसी मानसिकता से जीना है। ये इस देश के विपक्ष की जो मानसिकता है, ये आपको बता दूं, नाम तो ले रहे हैं ये कि भाई राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, एक महिला का अपमान है, आदिवासी का अपमान है। इस पर भी आपको बता दूं कि गुलाम नबी आजाद पहले भी बोल चुके हैं और उन्होंने दोबारा बोला है। जो कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद ने बोला कि ये जो विपक्षी दल राष्ट्रपति के बड़ी प्रति हमदर्दी जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रपति मुर्मू से उद्घाटन क्यों नहीं कराया, हम इसी बात से विरोध कर रहे हैं। बोले मैं इस विपक्ष से पूछना चाहता हूं, ये द्रौपदी मुर्मू महिला, इसको जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए चुना और नाम की घोषणा हुई, तो ये सारे दल उस समय ये कहते भाई आदिवासी महिला पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है, हम सबका इसमें सहयोग रहेगा। तब इन्होंने जसवंत सिन्हा को क्यों खड़ा किया? क्यों टीएमसी के उस जो सदस्य है उसको क्यों आगे लाए? ये सारा विपक्ष कांग्रेस समेत जो है, उस समय तो ना आदिवासी देख रहा था, ना महिला देख रहा था, ना कोई SC ST OBC की बात कर रहा था, और केवल मोदी विरोध में इन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पद का भी चयन का विरोध किया। और जसवंत सिन्हा जो कहीं नहीं टिकते, उनके पक्ष में खड़े हो गए। आज ये नाटक कर रहे हैं। असल में इस नाटक के पीछे का जो मुझे कारण लगता है, मैंने इसे कई प्लेटफॉर्म पर बोला भी है, ये जो विपक्ष है इसका अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो टाइमिंग क्या है? संसद का उद्घाटन वो 28 तारीख को होगा, लेकिन ये विरोध आप देखेंगे लगभग 20 तारीख से इन्होंने ये राग अलापना शुरू कर दिया कि मोदी जी उद्घाटन को जा रहे हैं, हम बहिष्कार करते हैं। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति कांग्रेस की थी। और कांग्रेस की क्या रणनीति थी, आप सब दर्शकों को यह समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको बताऊं कि एक कार्यक्रम घोषणा हुआ राहुल गांधी का कि ये फिर से एक बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं और वहां जाकर के ये भाषण देंगे, फिर से वही देश विरोधी भाषण। और इनका ये कार्यक्रम 10 जून को तय हुआ। अब इनको वहां जाना है, लेकिन उसके पहले मोदी जी G7 सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जापान जाने थे। और आप देखिए कि इनको पता नहीं था, क्योंकि G7 जो देश हैं उस समूह में भारत सदस्य नहीं है। भारत को विशेष अतिथि के रूप पर मोदी जी को बुलाया गया। अब इनको लगा सबको कि जापान ने मोदी जी को विशेष आमंत्रण दिया है, ये तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि मोदी बड़ा शक्तिशाली लीडर है। और फिर मोदी जी के कार्यक्रम का इनको पता लग गया कि मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, वहां 20,000 भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। कार्यक्रम में वहां के प्रधानमंत्री भी रहेंगे। ये तो साहब जो है न्यू पपुआ, जो ये एक और देश में पपुआ गिनी में जाने वाले हैं। अब इनको लगा कि राहुल गांधी तो छोटा रह जाएगा, तो क्या किया जाए, बड़ी लकीर को मिटाना शुरू कर दो। विपक्ष का ये फंडा, कांग्रेस ने एक टूल किट तैयार की आनन फानन में और ये तय किया कि जो मोदी जी विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं, जो G7 सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में जा रहे हैं, वहां की जो फोटोज वीडियो आएंगी उस पर देश में चर्चा होगी। और जब ये चर्चा होगी तो राहुल गांधी तो छोटा रह जाएगा, और इसलिए क्या करो, ये चर्चा मत होने दो। ये चर्चा कब नहीं होगी, कोई मुद्दा खोजो। तो मुद्दा इनको मिल गया, उद्घाटन होना है साहब राष्ट्रपति भवन का, तो कौन कर रहा है? अगर ये द्रौपदी मुर्मू भी उद्घाटन करने जा रही होती तो आपको बता दूं, ये अंदर से वो आ रही थी इनकी तरफ से कि साहब फिर वहां जो है यज्ञ क्यों कराया जा रहा है, वो साहब उनसे क्यों करा रहे हैं, लोकसभा स्पीकर से क्यों नहीं करा रहे हैं। फिर ये कहेंगे साहब उसमें फला काम क्यों किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं राजदंड जो है उसको लेकर बात उठ रही है कि साहब उस पे नंदी है, वो तो एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्यों चर्चा की जा रही है। कुल मिलाकर इनको नाटक करना था, और वो नाटक इसलिए था कि मोदी जी जो विदेश यात्राओं से लौटे उस पर देश के अंदर चर्चा ना हो, क्योंकि वो देश के गौरव की बात है। कभी आपने सुना या देखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी कुर्सी छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए आता है, और वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि मोदी जी को मैंने रात्रि भोज पर बुलाया, मेरे पास
मेरे रिश्तेदारों के और पार्टी के और उद्योगपतियों के फोन आ रहे हैं कि हमें भी शामिल होना है, तो मेरे पास जगह नहीं है, मुझे भी मोदी जी का ऑटोग्राफ चाहिए। ये शब्द किसी के कान में सुनने से क्या देश का गौरव नहीं बढ़ता है? क्या किसी का सीना चौड़ा नहीं होता है? कांग्रेसियों को लगा ये तो दिक्कत हो गई। राहुल गांधी के लिए तो ऐसा कभी किसी प्रधानमंत्री, तो बात छोड़िए, किसी सांसद ने नहीं कहा विदेश के कि हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए राहुल गांधी जी। तो इनको लगता है कि इस पर एक मुद्दा बना है। कोई देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के, भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूता, ये दृश्य कभी देखा है? हमने पहली बार देखा। जिस तरह से G7 सम्मेलन में मोदी जी का उद्बोधन हुआ, ये किसी ने देखा है? ये भारत का दृश्य पहली बार देखा, और इसीलिए इन्होंने इसको मुद्दा बनाया कि ताकि इसको भटकाया जा सके और इस मुद्दे पर भारत की मीडिया में चर्चा ना हो, एक नया मुद्दा ले आए। और अब ये विरोध की बात कर रहे हैं। अब जब संसद के अंदर के दृश्यों पर चर्चा होगी, आप देखना किस तरह की बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं एक शब्द कई जगह महापुरुषों के मुंह से सुनता आया हूं, लाभ हानि जीवन मरण, यस अपयस विधि हार। लाभ हानि यानी नुकसान और फायदा होना, और जीवन मरण, जीवन और मृत्यु, यश और अपयश यानी प्रसिद्धि या बदनामी, ये भगवान के हाथ है। अब परमपिता परमात्मा की भक्ति करने वाले मोदी जी ने, अगर तो उनके कर्म है, भक्ति की है, तपस्या की है, उसके कारण उनके जीवन में उनको यश मिल रहा है। भारत ही नहीं तो दुनिया में मिल रहा है। तो ये कितने भी साजिश षड्यंत्र कर ले, कितनी भी टूल किट कांग्रेस तैयार कर ले, मोदी जी की लोकप्रियता को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी की जो विजन है, वो विजन भारत को विश्व गुरु बनाने का है। इनकी तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए रहने का नहीं है। तो नीतीश हो या कांग्रेस या फिर केजरीवाल, ये अच्छे से समझ लें कि ये इस देश की तरक्की को नहीं रोक पाएंगे, और मोदी को कितनी भी गाली दो, कितना भी बदनाम करो, 2024 में तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने से भी नहीं रोक पाएंगे। वंदे मातरम।